नमस्कार दोस्तों। कल वाले प्रश्न का उत्तर दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ मैंने जानबूझ के ये बातें लिखी हैं आज। ऐसा न कभी हुआ है और ना ही आगे होगा। आप कोचिंग पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ आपने देखे होंगे, कोई भी टीचर आपको लिख कर नहीं दिखाता है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए। प्रिंट करके आपको दिया जा सकता है, आपकी कॉपी कोई व्यक्ति चेक करके बता सकता है कि इसमें क्या कमी है, लेकिन खुद लिख करके दिखाने वाले आप खोज के दिखा दीजिए कहीं, कोई नहीं मिलेगा, एक भी इंसान नहीं मिलेगा आईएएस पीसीएस मास्टर के अलावा। ये कोई घमंड की बात नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों को लगे कि ये बहुत ज़्यादा घमंड में आके ये बात कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आखिरी मौका है। आगे चल कर के मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं चाहूँ भी तो भी नहीं कर पाऊँगा। ये जो 100 दिन की सीरीज़ चल रही है, ये पहली और आखिरी सीरीज़ है। 100 दिनों तक लगातार मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊंगा, और सिर्फ आंसर लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। मेंस में कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं, कई बार हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं और फिर पूरा पेपर ख़राब हो जाता है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हैं। किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के समझा जाता है, कैसे उसको फ्रेम किया जाता है, कैसे आंसर लिखा जाता है, सब कुछ आप सीख रहे हैं और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए आप इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए। अभी मौका है आपके पास, अभी प्रीलिम्स करीब आ जाएगा, सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आप चाह के खुद भी नहीं इस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर देंगे भी तो उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर होगा प्रीलिम्स का। अभी मस्त मौका है, अभी आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी बताने के लिए। अब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा कल वाले प्रश्न का, और कल के लिए, आने वाले कल के लिए एक क्वेश्चन दूंगा। चलिए समझते हैं। ये है कल का क्वेश्चन। इसको मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था। यहाँ पे ये जो शब्द है ना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, इसका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा वो ठीक नहीं लगा मुझे, तो ये मैंने लिख लिया। लेकिन दोनों की इंग्लिश आप देखिए सेम है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएं हैं। मतलब ये कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी सेवाएं हैं स्वास्थ्य के लिए, उनकी एक लिमिट है, वो उस लिमिट से ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये बात कही गई है। ये यूपीएससी कह रही है। ठीक है, क्या आपके विचार में खाई को पाटने में ये जो गैप बन रहा है, निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, वो सहायक हो सकता है? ये आपको बताना है। आप कौन से उपाय बताएंगे, कौन से व्यवहार्य विकल्प आपके पास हैं, ये बताइए। सिंपल है। अब देखिए इसमें आपने क्या समझा। यूपीएससी कह रही है कि ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रणाली है, उसकी एक सीमाएं हैं। तो ये यूपीएससी ने कह दिया, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ दो तीन बातें हैं, कल मैंने बताया था। पहली बात यही कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज है क्या। एक मज़ेदार बात आपको बताऊं, आज भी मैंने 2 आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन सेम है, उत्तर 2 हैं। आप देखेंगे कि एक ही प्रश्न को 2 तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ एक चीज़ ये समझिए कि आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप समझ रहे होंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है। और यहाँ एक छिपी सी बात है जो खुल के नहीं बताई गई है। आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इन सीमाओं को भी जान रहे हैं कि वो सीमाएं कौन सी हैं, उनका उल्लेख कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। और मेन बात क्या है कि ये जो गैप बन रहा है, यानी कि इस लिमिट की वजह से हम वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पाएंगे, तो क्या निजी जो क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उससे लाभ मिल सकता है, ये बताना है। और इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प है, कोई व्यवहार्य विकल्प है जो सहायक हो सकता है, तो बताना है। चलिए अब देखते हैं कि इसका उत्तर मैंने कैसे लिखा है। इंट्रोडक्शन ध्यान से देखिए। इंट्रोडक्शन में यहाँ मैंने आप बताया है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है। यहाँ पे कवरेज कहीं संरक्षण, जो पुराना वाला था ना, जो क्वेश्चन में था उसमें संरक्षण लिखा था, तो ये यहाँ लिख दिया गया। वित्तीय कठिनाइयों का सामना किए बिना सभी लोगों की आवश्यक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुँच को सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज कहा जाता है। ये है इसकी परिभाषा। आपने एक लाइन में परिभाषा लिख दी, इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अगर मैं इस टॉपिक को समझाऊँ, हालांकि वीडियो आपने देख लिया होगा, तो सिंपल है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में 2-3 बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि वित्तीय कठिनाइयाँ ना हो, मतलब महंगी
चीज़ें ना हो, आराम से कम पैसे में हमारा जितना बजट है उसके अंदर सुविधाएं मिल जाएं, गुणवत्तापूर्ण मिले। ऐसा नहीं है कि मतलब गए थे क्या था, एक मूवी का सीन था कि सर में चोट लगी थी और किडनी निकाल लिया, उस टाइप का नहीं। मतलब ये कि गुणवत्ता है कि नहीं, अगर आप दवा लेके आ रहे हैं या फिर कोई स्वास्थ्य की सुविधा ले रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं, सिर्फ काम के लिए नहीं। दूसरी बात, मतलब तीसरी बात अब क्या है, आसान पहुंच। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको अगर बुखार हुआ है तो उसके लिए 50 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है, तो फिर क्या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हुआ। समझ रहे हैं ना। तो सस्ता हो, गुणवत्तापूर्ण हो और आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी स्वास्थ्य सुविधा को सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण या यूनिवर्सल बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे चला गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा में हमने लिख दिया। आपने एक ही लाइन में ये बता दिया यूपीएससी को कि आप समझते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है। अगर गलती से मेरे ज़ुबान से यूनिवर्सल बेसिक इनकम निकल जाए तो माफ़ करिएगा, जैसा कि अभी हुआ था। आगे देखिए, अब हमने पैराग्राफ चेंज किया है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो इस तरीके से शुरुआत करिए कि लिंक बना रहे। ऊपर जो लाइन है, नीचे जो लाइन, यहाँ से जो लाइन शुरू हो रही है उसके बीच में लिंक बना रहा है, अचानक से कोई बात नहीं शुरू होनी चाहिए। अब देखिए, हाल के समय में हमने बता दिया। इसके बाद हाल के समय में इसकी आवश्यकता पर बहुत बल दिया जा रहा है। किसकी आवश्यकता पर? अरे जिसकी बात ऊपर की गई है, ठीक है। और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जनता के स्वास्थ्य के देखभाल की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। यहाँ आपने यूपीएससी को ये भी बता दिया कि हमें ये पता है कि भारत के संविधान में भी ये बात कही गई है कि सरकार लोगों के सेहत पर ध्यान दे। आपने बता दिया, आर्टिकल नहीं भी लिखा तब भी आपने संकेत दे दिया, समझदार एग्जामिनर सब जानता है। ठीक है, तो ये आपने एक पैराग्राफ में ये बात कह दी कि इसकी आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है। लेकिन अब देखिए पैराग्राफ कितनी खूबसूरती से चेंज हुआ है, फिर एक कनेक्शन बना हुआ है ऊपर से। लेकिन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की कमी, अपर्याप्त संख्या में चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्यकर्मी, दोषपूर्ण नियोजन और भ्रष्टाचार, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के समक्ष बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने कल आपको जो आंसर दिखाया था वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया था ऐसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता किस चीज़ पे हाईलाइट करना है। ऊपर भी आप देखेंगे कि मैंने कुछ कीवर्ड्स पे हाईलाइट किया, ये देखिए आप देख रहे हैं। वित्तीय कठिनाई इंपॉर्टेंट है, गुणवत्ता, आसान पहुंच, ये 3 कीवर्ड्स हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के, यहाँ हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे देखिए जो कमियां हैं उन पे बस वहाँ हाईलाइट किया गया, आप समझ जाएगा एग्जामिनर। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, जब मैं आंसर लिख रहा था कल मैंने सोचा था कि इस पर बात करूँगा, लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं तो भूल गया। यहाँ देखिए स्वास्थ्य कर्मी लिखा है ना, ये जो लाइन लिखी गई है यूपीएससी साफ साफ कहती है, मेंस का जो कॉपी मिलेगी वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि इस हाशिए पर इधर और इधर कुछ नहीं लिखना है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं कोशिश करें कि आपके शब्द इधर ना आए। अब थोड़ा बहुत आ जाए तो एग्जामिनर थोड़ा सा इग्नोर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं पे कोई शब्द लिख दें। समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को आप अवॉइड करिएगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो आपने मार्कशीट देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के नंबर कट जाते हैं, माइनस में लिख के आता है कि सब कुछ ठीक है, आपको इतना नंबर दिया गया था लेकिन माइनस हमने इतना कर दिया, उसके बाद आपका टोटल नंबर इतना होता है। यही सब छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ध्यान रखेंगे। अब ये बात हो गई, हमने बता दिया कि कौन कौन सी सीमाएँ हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ मुद्दा हमें समझ में आता है। अब बात आती है कि क्या प्राइवेट सेक्टर इसमें लाभदायक हो सकता है, ये बात हमने यहाँ से बताई है। ऐसे में निजी क्षेत्र का सहयोग लाभदायक हो सकता है। अब पॉइंट वाइज धनाधन बताते हुए चले जाइए। पहली बात यह है कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा है, चाहे आप उनके भवन देख लीजिए, हॉस्पिटल, या फिर जो एम्बुलेंस की सुविधा है या जो भी व्यवस्थाएं हैं वहाँ की काफ़ी बेहतर है सरकारी हॉस्पिटल से, आपको अच्छे से पता होगा। दूसरी बात क्या है, ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने वाली निजी कंपनियों से सहयोग लिया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं। अब तो आप अगर यूट्यूब ही चला रहे हैं तो कई बार आपने ऐड देखा होगा कि ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करने, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, तो इनका नेटवर्क है बढ़िया, इससे सुविधा ली जा सकती है, सरकार इससे सहयोग ले सकती है और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को सुविधाएँ दी जा सकती हैं। तीसरी बात क्या है, प्राइवेट सेक्टर से तकनीकी सहायता ली जा सकती है। अभी देखिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं शहरों में, आप देखेंगे
बहुत अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे इंस्टॉल की गई है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार इतना कर नहीं पाती है और वो करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे तो वो दिक्कत है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं ज़्यादातर, तो उसका लाभ लिया जा सकता है। ठीक है। चौथी बात क्या है, वर्तमान में सरकारी तथा प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाओं में स्पष्ट गैप दिखाई देता है। आप अभी तक बहुत कुछ ऐसा देख चुके हैं अपनी लाइफ में कि सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल को अवॉइड ही कर रहे हैं, मतलब उधर जाना ही नहीं है। पता ही है कि वहाँ पे कुछ खास नहीं होना है, दवाई लिख देंगे भेज देंगे, वहाँ जाके दवा ले लेना। और भी कई सारी चीज़ें हैं। एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा तो आपको बड़ी हंसी आएगी और आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने बस हंसाने के लिए कह दिया है, लेकिन ये सच्ची घटना है मेरी लाइफ की। अभी मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले क्या हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम थी पेट में, लीवर में प्रॉब्लम थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया सरकारी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कुछ जांच लिखी। अब मैं गया, जांच कई ब्लड टेस्ट हुआ और बगल में एक एक्सरे का वो खोल रखा था उन्होंने जांच करने के लिए, एक्सरे करने के लिए। तो मेरे सीने का एक्सरे कर लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ जो एक्सरे कर रहा है उस आदमी से कि ये बताओ मेरे पेट में दिक्कत है और इस सीने का एक्सरे करके क्या पता चलेगा। तो कह रहा हमको क्या पता है सर, जाके डॉक्टर से पूछिए। और डॉक्टर के पास मैं लेके गया, सेम क्वेश्चन उनसे पूछा, तो उनके पास कोई ख़ास जवाब नहीं था, इधर उधर मतलब बात काट दिया उन्होंने। तो ये है, सीधा सीधा आप देखिए कि सीधा मतलब गैप साफ साफ दिखाई देता है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को अगर एक साथ लाया जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया जा सकता है। और इससे एक और चीज़ होती है कि हम सीखते हैं जब हम कोलैबोरेशन करते हैं किसी भी अलग कोई भी काम है। जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी चला रहे हैं और दूसरी कंपनी से आप कोलैब कर रहे हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब सरकारी और प्राइवेट सेक्टर साथ में काम करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। और ऑलरेडी ये नेटवर्क बना हुआ है, प्राइवेट का अलग से सरकारी का अलग से, जब दोनों मिलेंगे तो एक बड़ा नेटवर्क बनेगा, उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है। तो ये चीज़ है, ये हमने बता दिया। पांचवा देखिए, निजी क्षेत्र के सहयोग से सरकार पर आर्थिक दबाव भी कम होगा। जैसे अभी हमने टेक्नोलॉजी की बात की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हॉस्पिटल बनवाने का खर्चा है, टेक्नोलॉजी लेके आनी है, दवाएं हैं, हालांकि दवा का तो अलग ही मामला है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों में आप देखेंगे ओवरऑल तो खर्चा कम होगा सरकार का। ठीक, लेकिन अब यहाँ से पैराग्राफ हमने चेंज किया। निजी क्षेत्र का लाभ को ध्यान में रखकर काम करना इस राह में सबसे बड़ी बाधा है। अब जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर, आप ध्यान से देखिए, वो इस चीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं। उन्हें तो मज़ा ही है। बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई गई हैं कि व्यक्ति मर गया है, उसकी लाश को देने से मना किया जा रहा है कि अभी जिंदा है, कोमा में है, ये है हुआ, उस पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। हर जगह नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें चल रही हैं। उन्हें बस लाभ दिखता है, चाहे वो लाश से मिले, चाहे बीमार व्यक्ति से मिले, चाहे कोई ऐसे ही आ जाए उसको पकड़ के बंद कर लें। समझ रही, तो बस मजाक के लिए कह दिया। लेकिन हाँ, ये है एक हकीकत है कि निजी सेक्टर जो है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे किसी और सेक्टर में आप जाकर देखेंगे, तो वो लाभ के लिए ही काम करते हैं। तो जो व्यक्ति लाभ के लिए काम करता है, जो संस्था लाभ के लिए काम करती है, वो जन कल्याण पे उतना ध्यान नहीं देगी। समझ रहे हैं ना। ऐसे में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भरता अंततः स्वास्थ्य सेवाओं को बाजार उन्मुख बना देगी। बाजार उन्मुख की बात वही है, पैसा आपके पास है तो उस लेवल की सुविधा आपको मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसमें गरीब लोग वंचित हो जाएंगे, उसका खतरा है। ये बात हमने बता दी। अब फिर से पैराग्राफ चेंज किया, अब हम चल रहे हैं निष्कर्ष की ओर। इसलिए हमें निजी क्षेत्र से सहयोग लेने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, बाकायदा उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, एक ढांचा बनाया जाना चाहिए कि इस पर कैसे काम करना है, और इसमें स्वास्थ्य सेवाओं का कल्याणकारी स्वरूप भी हमें ध्यान में रखना होगा। मतलब ऐसा फ्रेमवर्क बने कि वो जो अभी यहाँ पे बताया ना कि बाजार उन्मुख हो सकता है, तो उसे हम अवॉइड कर सकें, जन कल्याण हो सके, लोगों के को जो सुविधाएं जब भी ऊपर हमने उसमें परिभाषा में बात की थी, इंट्रोडक्शन में, वो उस तरह की सुविधाएं हम दे सकें। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इसके साथ ही साथ जो बातें अभी हुई हैं वो तो ठीक है, इसके साथ ही साथ पोषण तथा खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने के अलावा, अब पोषण जब अच्छा होगा तो बीमारियां कम होंगी, खाद्य सुरक्षा अच्छा होगा तो भी बीमारियां कम होंगी, आदमी स्वस्थ होगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। समझ रहे हैं ना। और इसके साथ ही साथ कुछ
योजनाएं जैसे मिशन इंद्रधनुष है, टीकाकरण के लिए है, ढेर सारी बीमारियों का टीका लगता है। अगर ये मिशन ना चल रहा होता तो आज तक कितना ज़्यादा नुकसान हो गया होता। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। आयुष्मान भारत योजना है, इन योजनाओं की भी ज़रूरत है, ऐसी योजनाएं हमें चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो है ही, सरकार तथा जनता का ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि किस प्रकार एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए ताकि बीमारी उत्पन्न ही ना हो। यहाँ पे ताकि होना चाहिए, सिर्फ की लिखा, ठीक है, बीमारी उत्पन्न ही ना हो, ठीक है। ये एक आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग तरीके से इसका इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसके लिए जो सरकारी तंत्र है, सरकारी सुविधाएं हैं, उनकी एक सीमा है। क्या उसमें प्राइवेट सेक्टर का लाभ लिया जा सकता है? क्या आपके पास कोई और उपाय है? ये क्वेश्चन है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज पर अधिक चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी और देश में बढ़ती आर्थिक असमानता ने इसकी मांग को और तीव्र कर दिया है। इसमें बहुत भारी भारी बातें छिपी हैं, अभी बता रहा हूँ। अब देखिए, जब से कोरोना आया, आप देखेंगे 2 सालों तक देश की जो सेहत वाली जो भी सिस्टम हमने बना के रखे हैं हेल्थ के लिए, सब चरमरा गया था। सिर्फ डर का माहौल था, भरोसा एकदम से उठ गया था। फिर भी हमने जैसे तैसे किया। उस दौरान हमें लगा, और ख़ास तौर से उस सीन को याद करिए जब आप न्यूज़ में देख रहे, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को झेला भी हो, जिनके यहाँ सांस की समस्या वाले व्यक्ति रहे हों, दादा मम्मी पापा कोई भी, जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। कितना भयंकर वो सीन था। सिर्फ इसलिए लोग मरे जा रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था हमारे पास। और जिनके पास पैसे थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में जब वैक्सीन आई तो उसकी कीमत हज़ारों में थी, प्राइवेट में ऐसे। बाद में सरकार ने इसको फ्री में लगाना शुरू किया, तो जिनके पास पैसे थे उन्होंने तो कर लिया, जिनके पास नहीं थे वो सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिए गए थे। तुक्के से बच गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर वो खुद मान लेते थे कि बचना नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। पैसे जिसके पास हैं वो कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता। इसी वजह से इसकी मांग बढ़ रही है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये अधिकार के तौर पे चीज़ें मिलनी चाहिए कि उसकी सेहत की जिम्मेदारी सरकार ले। समझ रहे हैं? तो ये अच्छा इंट्रोडक्शन एक ये भी है। और नीचे यहाँ पे आगे दिया गया है जिसमें एक ही लाइन में वो बात बता दी गई है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को आप मैंने डिस्क्लेमर दे दिया पहले ही, यूनिवर्सल बेसिक इनकम और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक जैसा है तो मुँह से निकल जा रहा, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को हम बता चुके हैं, वही लाइन यहाँ पे लिखी है, हम जानते हैं इसे। देश के प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते, यहाँ लाइन ठीक नहीं लिखी है क्या, जरा मैं पढ़ूँ। पिछले कुछ वर्षों से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर अधिक चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी तथा देश में बढ़ती आर्थिक असमानता ने इसकी मांग को तीव्र कर दिया है और देश के प्रत्येक व्यक्ति को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। यहाँ पे लिखना चाहिए था ताकि, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा जल्दी में दूसरा वाला आंसर लिख रहा था ना, तो यहाँ देखिए मिस्टेक। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ, बहुत अच्छा हुआ ये गलती हुई है। कई बार हमें लगता है कि हमने उत्तर बहुत अच्छा लिखा था लेकिन नंबर क्यों नहीं मिला। ऐसी गलतियाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ देश में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो ये इस लाइन का अर्थ समझने में हो सकता है दिक्कत हो। यहाँ पे ताकि, ये तो चलो ठीक है, यहाँ समझा जा सकता है। यहाँ पे ताकि लिखना था लेकिन वो लिखा नहीं गया है, तो इस लाइन से इसका कनेक्शन नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं ना? आप मेरी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, तब जाके ये कनेक्शन बन पाता। फिलहाल इंट्रोडक्शन अच्छा है, यहाँ पे इसको ठीक किया जाना चाहिए था। आगे देखिए, अब हमने पैराग्राफ चेंज किया। हालांकि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस दिशा में गंभीर प्रयास करे, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की कुछ सीमाएं भी हैं। अब सीमाओं का आपने डायग्राम बना दिया, एग्जामिनर फट से समझ जाएगा कि क्या है। अपर्याप्त व्यय होता है, जीडीपी का लगभग 1% ही खर्च करती है सरकार, बुनियादी ढांचा है नहीं ठीक ठाक, और स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर वगैरह है ही नहीं, पर्याप्त नहीं है, कम है। यहाँ पे आप चाहें तो आंकड़ा लिख सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये वेल नोन बात है, सबको पता है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, इसीलिए कहा जाता है कि निजी क्षेत्र इस कमी को पूरा कर सकता है। अब निजी क्षेत्र से हमें क्या फ़ायदा होगा वो आपने डायग्राम में एकदम संक्षिप्त में बता दिया
देखते ही एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। अब एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। जब आप डायग्राम बना के कुछ लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वैसे ही छोटा छोटा लिखा है, जो मेन बात लिखनी चाहिए थी वही आपने लिखा है, तो हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत है। यही बात जब हम पैराग्राफ में लिख रहे होते तो लाइनों के बीच में ये शब्द आता, ये तीनों शब्द आते, तो वहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। जब आप डायग्राम बनाएं तो हाईलाइट करना ज़रूरी नहीं है। अब निजी क्षेत्र से क्या लाभ होगा? मजबूत ढांचा है उनका, और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी हैं, योग्य हैं, प्रोफेशनल हैं, भ्रष्टाचार वहाँ पे कम है, नई नई तकनीक है, उनका जो विनियमन है, जो रेगुलेशन है वो अच्छा है, प्रशासन बढ़िया से हो रहा है, और वहाँ पे राजनीतिक दबाव नहीं होता। हमारे यहाँ सरकारी जो सिस्टम है उस पर राजनीतिक दबाव की वजह से भी कई सारी चीज़ें होती हैं। ये आपने बता दिया फटाक से। इसके बाद लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सब बढ़िया बढ़िया है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जो प्राइवेट सेक्टर हमें देगा उसमें भी कुछ सीमाएं हैं, देखना समझना है। क्या है सीमा? मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रण है। जितने भी अच्छे हॉस्पिटल आपको मिलेंगे वो शहरों में मिलेंगे, छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में वो हॉस्पिटल्स नहीं है। क्योंकि अभी हमने बात किया था, यहाँ भी लिखा है लाभ के लिए काम। अब जहाँ पे कस्टमर होंगे ज़्यादा वहीं पे तो वो करेंगे, बाज़ार के आधार पे तो काम ही कर रहे हैं ये, ठीक है। महंगी सेवाएं होती हैं प्राइवेट सेक्टर में। आप देखिए कितना महंगा है, कई गुना, सैकड़ों गुना कभी कभी महंगा पड़ जाता है सरकारी की तुलना में वहाँ पे प्राइवेट में। तो ये सब समस्याएं हैं, इसकी लिमिट है। अब ऐसी स्थिति में हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, ये आप अपने तरफ से मुद्दे बता रहे हैं। अब सिमिलरिटी कुछ कुछ तो रहेगी ऊपर वाले आंसर से। क्या है? पहली बात ये जो हमने वहाँ भी लिखा था कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज तथा जन कल्याण को ध्यान में रखकर निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क का निर्माण करना होगा। ऊपर मैंने इसके बारे में समझाया है। कुपोषण कम करने वाली तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली योजनाओं पर जोर देने की ज़रूरत है। जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता और उनकी उपलब्धता भी आसान की जानी चाहिए। जेनेरिक दवा का क्या मतलब होता है? देखिए, दवाएं कुछ ब्रांड वाली दवाएं होती हैं, ज़्यादातर ब्रांड वाली दवाएं। आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो ब्रांड के नाम से दवाएं आपको मिलेंगी। जेनेरिक दवा का मतलब होता है, जिसे मैं आपको समझाऊं, कि चिप्स, सेम क्वालिटी की चिप्स आप जो है एक नॉर्मल पैकेट में लेते हैं और सेम वही क्वालिटी आपको जो है एक ब्रांड के नाम से बिकती हुई दिखती है, वही चिप्स है, ठीक है। उसका दाम बढ़ जाता है लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी तरह से दवाओं का है। जो दवाओं का असली मटेरियल है, जैसे बुखार के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक जेनरिक दवा में मिलता है और वो उपलब्ध भी है। लेकिन वही चीज़ जब ब्रांड अपने पैकिंग के साथ बेचना शुरू करता है तो उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा पैसा लेता है। सरकार इस पे योजनाएं भी लेके आ रही है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप भी जाएंगे ना कई मेडिकल स्टोर में तो मुश्किल से आपको जेनरिक दवा मिलेगी, लोग देते ही नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ती हैं और बहुत प्रभावशाली भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में जागरूकता नहीं है। इसके बारे में जागरूकता की भी ज़रूरत है और इसकी उपलब्धता भी आसान बनाने की ज़रूरत है। आगे आप बता दें कि मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत और दिल्ली सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक, इन योजनाओं पर जोर देने की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह की योजनाएं रहेंगी तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर भी जोर देना होगा, जो बात हमने वहाँ लिखी थी, ताकि बीमारी हो ही ना, ठीक है। इस तरह के अन्य उपायों को भी अपनाकर आपने यहाँ पे स्कोप दे दिया। आपने ये बता दिया कि इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट हो गया, अब इसके आगे कोई उपाय हो ही नहीं सकता। इसके आगे आप लिख देते हैं जब इस तरह की बात, तो एग्जामिनर समझता है कि हाँ आप थोड़ी समझदारी दिखा रहे हैं थोड़ी सी, कि हाँ और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह के अन्य उपायों को अपनाकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। ये रहे दो उत्तर, प्रश्न एक ही था। अब तो हाँ, अब एक क्वेश्चन देना है ना। चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए, आज का प्रश्न हम लेंगे थर्ड पेपर से। पहले दिन फर्स्ट पेपर से लिया था, दूसरे दिन सेकंड पेपर से। अब तीसरा क्वेश्चन जो होगा ये थर्ड पेपर से है और अगला क्वेश्चन आप गेस कर लीजिए फोर्थ पेपर से होगा। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी भूगोल या इकोनॉमी की किताब में नोट में आप पढ़ेंगे, जो कृषि वाला सेक्शन होगा उसमें समस्याओं पे जाएंगे कि किसी कृषि क्षेत्र की क्या दिक्कतें हैं, वहाँ इसकी झलक मिल जाएगी। हो सकता है कि पूरा टॉपिक आपको मिल जाए। क्या कह रहा है प्रश्न? 2018 में यूपीएससी ने पूछा था, गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर ने सस्यन पैटर्नों में किस प्रकार परिवर्तन ला दिए हैं? खेती का जो पैटर्न है उस पर किस तरह का बदलाव आया है? अब क्या है कि हम चाहते हैं कि यही फसल हम उगाएं क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कुछ ही फसलों पर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे गेहूँ है, धान है, गन्ना है ना।
तो इसकी वजह से फसलों के पैटर्न में क्या बदलाव आया है। और अगली बात कहा जा रहा है कि मोटे अनाज जो मिलेट होता है, मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग पर बल को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग पर बल को, मतलब इस पर बल देने की ज़रूरत है, इस पर इसको स्पष्ट करना है विस्तार पूर्वक। मेन लाइन यही है। ये आप इसको थोड़ा सा समझाएंगे कि हाँ आपने ये लाइन समझ लिया है। आपका इंट्रोडक्शन और जो मेन बॉडी है उसके ऊपर का कुछ हिस्सा, मतलब क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये वहाँ पे आप समझा देंगे पहली लाइन को, और उसके बाद असली जोर इस पे देंगे कि मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग पर बल दिया जाना चाहिए। उसको विस्तार से समझाइए, उससे क्या फ़ायदा होगा, बाकी चीज़ें। इंग्लिश में यही चीज़ है। हाउ हैज़ द एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन रिसेंट पास्ट, एलेबोरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब जिनको इंग्लिश आती है उनको अच्छा लगा होगा, नहीं तो बाकी लोगों को लगा होगा कि बड़ा भाव खा के बोल रहे हैं भाई ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। अब कितना टाइम हो गया जी? कभी कभी मैं इतना खो जाता हूँ ना बोलते बोलते, ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ। 26 मिनट हो गए। खैर, तो इसमें इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को समझा होगा, ये वाला भी और पिछला भी जो मैंने समझाया, आंसर भी समझा होगा और काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। कल मैं इसका उत्तर लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि इसको कैसे आप लिख सकते थे। और एक बात फिर से मैं बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन पे आप ये मत सोचिए कि आपका बेस्ट है या फिर किसी और का बेस्ट है आपकी तुलना में। बेस्ट वोस्ट मेंस के आंसर राइटिंग में कुछ नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन की डिमांड के कितना करीब जा रहे हैं। कई बार आपको लगेगा कि मुझसे बेहतर आपने लिखा है, आप सही हैं। कई बार आपको लगेगा कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ सीखना ही है, कंपैरिजन करना और ये बेस्ट वोस्ट वाला यहाँ पे नहीं चलाना। बस क्वेश्चन के करीब पहुँचने की कोशिश करिए, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।